नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कृषि आधारित कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, कृषि और बागवानी एक मेहनत भरा काम है जिसमें फसलों को लगातार देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे में किसानों के काम को आसान करने और उन्हें थोड़ी राहत देने के लिए समय समय पर नई तकनीकें आती रहती हैं। इसी में शामिल है टपक सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन, जिसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसका बागवानी फसलों में क्या महत्व है और किसानों को इससे क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। इस विषय पर आज हमें जानकारी देंगे विषय विशेषज्ञ उद्यान विकासखंड मशोबरा से डॉक्टर शरद गुप्ता जी। सर, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। तो सर, आज हम टपक सिंचाई के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि टपक सिंचाई है क्या, और थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। टपक सिंचाई की एक प्रणाली है जिसमें पौधों की जड़ों को बूंद बूंद करके सिंचित किया जाता है। जी। सरल भाषा में कहें तो ये कम पानी से अधिक उत्पादन लेने का एक तरीका है। जी। तो शुरुआत में तो जैसे जर्मनी, चाइना, इन्होंने बहुत सालों पहले, लगभग 100 साल पहले अलग अलग तरीक़ों से इसकी शुरुआत की थी। जी। लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन इसकी शुरू हुई है वो इज़राइल ने शुरू की थी लगभग 1960 के आसपास। जी। तो हिमाचल के किसान भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर अभी भाग ले रहे हैं और वो अपनी फसलों को सिंचाई देने के लिए टपक सिंचाई व्यवस्था प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जो पानी जाता है वो पाइपों के माध्यम से, एमीटर्स होते हैं अलग अलग कैपेसिटी के, उसके माध्यम से पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। जी। तो जो पानी है वो टपक टपक के, मतलब बूंद बूंद के ज़रिए सीधा जड़ों में ही पहुंचाया जाता है। और जैसे कि आपने कहा कि ये 100 साल पहले से ही वर्ल्ड में आ चुकी है ये प्रणाली। जी बिल्कुल। तो सर, अगर हम बागवानी फसलों की बात करते हैं तो टपक सिंचाई को सबसे उपयोगी क्यों माना जाता है? इसके किसानों को क्या क्या लाभ हो सकते हैं? जी, इसके एक तो सबसे इसका बड़ा फ़ायदा है कि जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहाँ के किसानों के लिए ये बहुत ही लाभदायक, और मैं एक किस्म से ये कहूँगा कि वरदान सिद्ध है। जी। और दूसरा, इसमें पानी की बचत होती है। लगभग से 50 से 60% तक किसान अपना पानी की बचत कर सकता है। तो एक हम जैसे पारंपरिक तरीके से फ्लड इरिगेशन करते थे। जी। ठीक है, उसमें क्या होता था कि पूरे भूमि को सिंचित किया जाता था। जी। तो उससे हमारे खरपतवार की समस्या, वीड्स, उसकी समस्याएं अधिक हो जाती थी। हाँ, और उसको निकालने के लिए किसान की लेबर ज़्यादा लगती थी और वो आपकी जो मेन फसल है उससे भी कंपटीशन में रहता था। तो एक तो इससे खरपतवार की समस्या कम हो गई, और इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें श्रम की बचत होती है। जैसे आप किसी खेत में पानी दे रहे हैं तो वहाँ अगर आप फ्लड इरिगेशन देते हैं तो आपको 2-3 लोग चाहिए पानी देने के लिए। ठीक है, लेकिन ड्रिप इरिगेशन में आपने सिर्फ एक स्थान से वॉल खोलना है और वो पूरे खेत को, जितना आपका क्षेत्र है, उसको अच्छे तरीके से सिंचित कर देगा। जी। तो एक तरह से किसानों की जो काम है वो थोड़ा आसान बना देता है। बिल्कुल, काम आसान हो गया और किसान के समय की बचत हुई है। जी, समय की भी बचत हुई है। तो सर, इसमें एक आता है फर्टिगेशन की बात आती है। तो ये फर्टिगेशन क्या है और इस प्रणाली के द्वारा फर्टिगेशन कैसे किया जा सकता है? इसमें स्मृति, जो फर्टिगेशन है, फर्टिगेशन से भी प्राय ये है कि हम इरिगेशन के साथ फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। उर्वरकों को इरिगेशन के साथ अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास वेंचुरी होती है एक माध्यम, एक हमारे पास फर्टिगेशन टैंक होता है, और एक हमारे पास फर्टिगेशन ऑटोमेटिक यूनिट्स भी आ गए हैं। तो वेंचुरी के माध्यम से क्या होता है कि हम फर्टिलाइज़र को एक बाल्टी में घोल देते हैं और उसको पानी के साथ साथ वो हमारी फसलों तक उसको पहुंचाया जाता है। अच्छा। लेकिन इसमें किसान भाइयों को विशेष बात ये ध्यान में रखने वाली ज़रूरी है कि जो ड्रिप इरिगेशन के लिए फर्टिलाइज़र होते हैं वो एक अलग प्रकार के स्पेशल फर्टिलाइज़र होते हैं। उनको वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र बोला जाता है। तो जो हम नॉर्मली खेतों में खाद देते हैं उन उर्वरकों का इस्तेमाल ड्रिप में ना करें। ड्रिप के लिए अलग से फर्टिलाइज़र रहते हैं। अच्छा। और जब हम इसमें फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसकी एक प्रॉपर विधि है
कि इस विधि से आपने फर्टिलाइज़र देना है जी। कि जैसे जब भी हम फर्टिलाइज़र देते हैं तो पहले ज़मीन में नमी होनी चाहिए। अच्छा। अमूमन क्या करते हैं किसान कि वेंचुरी के माध्यम से जैसे ड्रिप शुरू किया वैसे ही फर्टिलाइज़र देना शुरू कर दिया। उससे क्या होता है प्लांट्स को नुकसान भी हो सकता है और हमारा फर्टिलाइज़र भी वेस्ट जाता है। अच्छा। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जैसे अगर आपने ड्रिप सिस्टम 1 घंटा चलाना है तो पहले आप 15 से 20 मिनट तक प्लेन वाटर चलाएं, खाली पानी। जी। उसके बाद जो आपका आधा घंटा का समय रहता है उसमें आप वेंचुरी या फर्टिगेशन टैंक के माध्यम से आप फर्टिलाइज़र को, उर्वरकों को खेतों में डाल सकते हैं ड्रिप के माध्यम से। फिर जब आप आधे घंटे तक डाल दोगे तो उसके बाद आपने प्लेन वाटर चलाना है लगभग से 15 से 20 मिनट। उससे होता ये है कि जो आपने फर्टिलाइज़र अप्लाई किया जो पाइपों में रह गया है वो वहाँ से बाहर निकल के पौधों के लिए उपलब्ध हो जाता है। जी। तो इसमें फर्टिलाइज़र भी साथ में दिया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कंडीशन है कि पहले आप प्लेन पानी से सिंचाई करें, उसके बाद फर्टिलाइज़र दें और फिर से प्लेन पानी डालें ताकि वो पाइप उसकी जो क्लीन हो जाए। बिल्कुल सही जी। तो सर जो ये बागवानी फसलें होती हैं, ऐसी कौन कौन सी बागवानी फसलें हैं जिसके लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या टपक सिंचाई जो प्रणाली है वो उपयुक्त मानी गई है? अगर मैं हिमाचल के संदर्भ में बात करूं जी। तो इसमें जैसे सेब जो हमारी मुख्य फसल है जी। इसके अलावा आपके संतरा, कीवी, चेरी, ये तो हमारी बागवानी फसलें हो गई। और इसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स में भी ये बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है, जैसे टमाटर हो गया, शिमला मिर्च और अन्य फसलें। और जो ग्रीन हाउस में फूलों की खेती की जाती है उसमें भी ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल बहुत सक्सेसफुली किया जा रहा है। जी। तो ये हम कह सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी फसलें हैं स्पेशली हिमाचल में जिसके लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी वजह से ज़ाहिर तौर की बात है कि किसानों को आसानी होगी उनके काम में। और जैसे आपने पहले बताया था कि इसमें उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी, जो भी उनकी फसल है उसमें उत्पादन में भी, और साथ में जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। जी, क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो सर जो इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें या लागत की बात करें तो कितनी इसमें लागत आती है जो शुरुआत में लगाना चाहते हैं इसमें? देखिए स्मृति, इसकी जो शुरुआती कॉस्ट है जी। वो बहुत सारे कारकों पे निर्भर करती है। जैसे आपका क्षेत्रफल कितना है और आप कौन से प्लांट में लगा रहे हैं, आपकी प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग क्या है, रो टू रो स्पेसिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपके डिपेंड करती हैं कि आपकी लागत कितनी आएगी। फिर भी जो एवरेज कॉस्ट है वो लगभग से ये मान के चलो कि 40,000 से लगभग 1.25 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर तक इसकी इनिशियल कॉस्ट आ जाती है। लेकिन शुरुआत में तो ये लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, लेकिन जब इसके परिणाम सामने आते हैं वो बहुत उत्साहवर्धक परिणाम सामने आते हैं, देखने को मिलते हैं। जी। तो सर जैसे आपने बताया कि इसमें 40,000 से 1.25 लाख तक का इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम देख सकते हैं, तो क्या इसके लिए किसी तरह की सब्सिडी का प्रावधान भी है, और अगर है तो फिर किस तरह से उसको अप्लाई करे किसान? बिल्कुल, इसके लिए उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा ई उद्यान पोर्टल एक स्टार्ट किया गया है। उसके माध्यम से हमारे पास एक योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY। तो उस योजना के अंतर्गत ई उद्यान पोर्टल पे किसान अप्लाई कर सकता है और उसमें किसानों के लिए लगभग 55% तक सब्सिडी का प्रावधान है। तो ये जो अप्लाई कर सकता है किसान, या तो खुद ई उद्यान पोर्टल पे अप्लाई कर ले, उन्होंने अपना फार्मर ID जनरेट करना होता है और स्टेप बाय स्टेप उसमें अपने आप आता रहेगा कि उन्होंने कैसे कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो उसमें अप्लाई करके क्या होता है, एप्लीकेशन जो उनके नज़दीकी उद्यान विकास अधिकारी हैं उनके पास चली जाती है। ये या तो किसान खुद अप्लाई कर सकता है या फिर लोक मित्र केंद्र के माध्यम से भी अप्लाई कर सकता है। तो जब एप्लीकेशन उद्यान विकास अधिकारी के पास जाएंगी तो वो उद्यान विकास अधिकारी उस एप्लीकेशन को अच्छे से देखेंगे और उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो होती है वो उपनिदेशक के कार्यालय में भेजी जाती है और उपनिदेशक के कार्यालय से एक टेक्निकल अप्रूवल आती है।
और फार्मर ने ही सिलेक्ट करना है कि उन्होंने कौन सी कंपनी से काम करवाना चाह रहे हैं वो। इसके लिए विभाग ने कुछ कंपनियां एम्पैनल की हैं, उनकी लिस्ट जैसे ही वो ई उद्यान पोर्टल पे अप्लाई करेंगे उसकी लिस्ट सामने आ जाती है। तो जब किसान अप्लाई करता है तो कंपनी का नाम भी साथ में ही देता है कि मुझे इस कंपनी से काम करवाना है। अच्छा। तो उपनिदेशक उद्यान के कार्यालय से जब इसकी टेक्निकल अप्रूवल आती है तो कंपनी वाले फार्मर के पास जाके और उद्यान विभाग अधिकारी, उद्यान विकास अधिकारी किसान के पास जाके सारा डिस्कस करते हैं और किसान जो उनका अपना शेयर है वो कंपनी को जमा करवाता है। इसमें इस बार इसकी खूबसूरती ये है कि किसान को अपनी जेब से पूरा पैसा नहीं लगाना पड़ता है, वो सिर्फ फार्मर शेयर जमा करवाएगा कंपनी के पास और कंपनी के जो टेक्नीशियन है वो खुद आके इसको इंस्टॉल करके लगा के जाते हैं। अच्छा, तो मतलब किसान जो है वो सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद ही उन्हें कंपनीज के बारे में पता चलेगा और उसके बाद ये जो प्रणाली है वो इंस्टॉल होगी उनके खेतों में। जी बिल्कुल जी। तो सर ये छोटे जो किसान है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं हिमाचल में भी और हिमाचल के बाहर भी बहुत सारे छोटे किसान हैं, तो उनके लिए ये प्रणाली कितनी उपयोगी साबित हो सकती है, कितने लाभकारी है ये उनके लिए? देखिए मैंने आपको पहले बताया छोटा किसान है, छोटे किसान के पास एक तो लेबर भी नहीं होती है जी। है ना, तो और दूसरा पानी के लिए भंडारण क्षमता, छोटा एरिया है तो बहुत बड़े बड़े टैंक भी नहीं बना पाता जी बिल्कुल है ना, जिससे उसने फ्लड इरिगेशन वगैरह करना हो। तो ड्रिप इरिगेशन उनके लिए बहुत ही मददगार सिद्ध हो सकता है। उनका इसमें श्रम भी बचेगा, वीड्स निकालने के लिए भी, पानी देने के लिए भी उनके श्रम में कमी आएगी और उनको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टैंक्स वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं होगी ताकि वो फ्लड इरिगेशन के लिए जो आवश्यकता पड़ती थी। जी। तो सर जैसे हिमाचल में हम देखते हैं कि अलग अलग है, मैदानी क्षेत्र भी है और पहाड़ी क्षेत्र भी है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल क्योंकि हम हिमाचल कृषि में बहुत आगे है बाकी राज्यों के मुकाबले अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी मशीनरी है जो एग्रीकल्चर या फार्मिंग के लिए लाई जाती है वो मुश्किल होता है यहाँ पे इंस्टॉल करना या यहाँ के किसानों को इस्तेमाल करना। तो क्या यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें इस प्रणाली को सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल स्मृति, जैसा कि आपने बताया कि हिमाचल प्रदेश एक टफ क्षेत्र है भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें ढलानदार क्षेत्र भी हैं जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें पहुँचाना बहुत मुश्किल है, कुछ क्षेत्रों में तो असंभव ही है। तो और अगर हम इसमें फ्लड इरिगेशन देते हैं तो वो पानी ऊपर से बह के बिल्कुल नीचे चला जाता है और वो पौधों की जड़ों तक नहीं पहुँच पाता। तो इसके लिए टपक सिंचाई बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था है और साथ में जैसे कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल है, इतने ढलानदार हैं। तो एक बार वहाँ पे अगर ड्रिप इरिगेशन इंस्टॉल किया जाए तो वहाँ सिंचाई देना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, बजाय कि अगर हम इसको फ्लड इरिगेशन से कंपेयर करें। जी। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में भी इंस्टॉल किया जा सकता है। तो सर इसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है खेतों में, किस तरह से, इसका क्या क्या मानदंड है जिनको ध्यान में रखते हुए इसको इंस्टॉल किया जाता है? देखिए जब हम ड्रिप इरिगेशन इंस्टॉलेशन के बारे में किसान सोचता है तो सबसे पहले उन्हें ये देखना है कि उनका कितना क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कितने उनके पास पौधे लगे हैं, किस प्रजाति के पौधे लगे हैं, ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं। क्योंकि जो डिज़ाइन होता है ड्रिप इरिगेशन का, उसको कैसे डिज़ाइन किया जाए वो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। इसमें बागवान भाई सबसे पहले अपने पौधों की गिनती करें। मैं अगर सेब के संदर्भ में बात करूं, क्योंकि हिमाचल एक सेब बहुल क्षेत्र है, तो अगर सेब के पौधे की बात करें कि सेब के मान लीजिए 100 पौधे लगे हैं किसान के खेत में और 100 पौधों के लिए उन्होंने हाई डेंसिटी के प्लांट्स हैं, ठीक है, और उन्होंने कैलकुलेट करना है कि इनको कितनी पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो औसतन जो रहता है 9 से 10 लीटर पीक सीज़न में पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी। जो जून का महीना है, ये भी बहुत सारे कारकों पे निर्भर करता है, कैसे उनकी साइट है, किस तरफ है, नॉर्थ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, पर मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूँ कि 9 से 10 लीटर। तो लगभग से जो 100 पौधे हैं, 100 पौधों के लिए 1000 लीटर पानी की आवश्यकता एक हफ्ते में रहेगी। तो जब किसान ने ये देख लिया कि उनके पास 1000 लीटर पानी उनको एक हफ्ते के लिए चाहिए, तो थोड़ा सा सरप्लस करके रखें अपने पास, स्टोरेज करके पानी। वो निर्भर करता है कि उनका सोर्स क्या है, क्या उनका सोर्स सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग है या कोई नदी नाला है जो परमानेंट
सोर्स है, तो उसके हिसाब से उनको उस स्टोरेज कैपेसिटी का टैंक बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो एक बार उन्होंने टैंक बना लिया, लगभग से अगर उनके पास 1000 लीटर का पानी एक हफ्ते में लग रहा है तो कम से कम 1 महीने की स्टोरेज 3000 लीटर की कैपेसिटी उनके पास होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने डिज़ाइन करना है कि कितने एमीटर्स उनके पास लगेंगे। सपोज एक पेड़ के पास अभी जो रिसेंटली ट्रेंड चला है, पहले होता था ड्रिप इरिगेशन का, अब नया कंसेप्ट चला है पल्स इरिगेशन। पल्स इरिगेशन में क्या होता है, बिल्कुल छोटी छोटी 1.6 LPH लीटर पर आवर, मतलब एक एमीटर 1 लीटर 600 मिलीलीटर पानी 1 घंटे में छोड़ेगा। या तो ये है, और या फिर 2.2 लीटर LPH के ड्रिपर भी आए हैं। तो ये मान के चलो कि अगर 2.2 LPH के 2 ड्रिपर एक पेड़ में लगते हैं, छोटे पेड़ के, तो उसमें 4.4 लीटर पानी 1 घंटे में गया, है ना जी। जब 4.4 लीटर पानी एक पेड़ को गया तो 100 पेड़ों को लगभग से आपका पर इरिगेशन ये मान के चलो कि 500 लीटर पानी गया। तो जब हम एक इरिगेशन में 500 लीटर पानी की बात कर रहे हैं जी, तो अगर हम हफ्ते में 2 बार भी इरिगेट करते हैं, 1-1 घंटे के लिए इरिगेशन करते हैं, तो हमारा लगभग से 9 लीटर पानी 1 घंटे में चला जाता है। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करें कि आपका कितना पानी जा रहा है। और मैं इस बात को अच्छे तरीके से आपको किसान भाइयों को समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, ये प्रेशर पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो अगर हो सके तो आप जो इलेक्ट्रिक पंप है उसका इस्तेमाल करें। जो इलेक्ट्रिक पंप की सिलेक्शन है वो करना बहुत ज़रूरी है कि आपने कौन सा इलेक्ट्रिक पंप लगाना है, किस कैपेसिटी का, क्योंकि हमने फील्डों में ये देखा है अक्सर किसान भाई कई बार छोटी कैपेसिटी का पंप लगा लेते हैं जितनी रिक्वायरमेंट है जी। और वो जो उनको ड्रिप इरिगेशन के रिजल्ट हैं वो नहीं मिल पाते। तो मान लीजिए आपको 500 लीटर 1 घंटे में पानी चाहिए, तो आप पंप का सिलेक्शन उसी हिसाब से करें, क्योंकि जो पंप आता है उस पर डिस्चार्ज लिखा होता है कि एक पर्टिकुलर हेड पे इतना लीटर पानी 1 घंटे में छोड़ेगा। तो वो आप एक्स्ट्रा ही लेके चलें, उसको सरप्लस लेके चलें, क्योंकि सरप्लस होगा तो वो बाईपास असेंबली उसमें बनाई जा सकती है, और वो बाईपास असेंबली से जो आपका एक्स्ट्रा पानी है वो दोबारा टैंक में वापस किया जा सकता है। हाँ जी। और इसमें प्रेशर का भी बड़ा अहम रोल रहता है। जब हम पंप लगाते हैं तो एक प्रेशर गेज लगी होती है। तो प्रेशर गेज हमारे पास जो लेटरल एंड पे प्रेशर है, जो आपने एक जगह पे पंप का यूनिट लगाया और दूसरे एंड पे आपका लास्ट पॉइंट है जहाँ पे आपका ड्रिप का एमीटर लगा है जी। तो आपके उस लास्ट पॉइंट पे जो प्रेशर है वो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। अक्सर किसान भाई इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं और प्रेशर को नहीं देखते लास्ट एंड पे। तो क्या होता है, प्रेशर को अक्सर देखा जाता है कि जहाँ मोटर लगी है कि वहाँ ठीक है जी, प्रेशर ठीक है, ओके 1-1.5 kg है तो चलेगा जी। लेकिन लास्ट एंड पे प्रेशर देखना बहुत ज़रूरी है। एक बार वो स्टैंडर्डाइज हो गया कि लास्ट एंड पे 1 kg प्रेशर आपके कितने kg प्रेशर पे जो मोटर चली है वहाँ पे होना चाहिए, ताकि आपका लास्ट एंड पे 1 kg प्रेशर आए। एक बार वो स्टैंडर्डाइज हो गया तो किसान को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रेशर का होना बड़ा ज़रूरी है। फिर चाहे आपने अगर फर्टिगेशन भी वेंचुरी के माध्यम से करनी हो, उसमें भी प्रेशर का बहुत रोल है। क्योंकि उसमें प्रेशर डिफरेंस जब आता है तभी वो वेंचुरी उसको सोल्यूशन को सक करती है और फर्टिगेशन अच्छे से हो पाती है जी। और इसमें आपको ये भी देखना है कि आपने कितने mm की मेन लाइन रखनी है, कितने mm की सब मेन रखनी है, क्योंकि जब आप डिज़ाइन करते हैं तो उसी वक्त ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है जी। तो सर जैसे आपने बताया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए भी, और जो इंस्टॉल कर रहे हैं हमें उम्मीद है कि वो भी किसानों को अच्छे से गाइड करते होंगे इसके बारे में कि किस तरह से इंस्टॉल किया जाए, किस तरह से इसको रखा जाए, या फिर क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें। तो सर इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉलेशन के बाद देख रेख के लिए कौन कौन क्या क्या सावधानियां किसानों को बरतनी चाहिए इसके लिए? इसमें जैसे जब
टेक्नीशियन, किसी भी कंपनी का टेक्नीशियन बागवान भाइयों के खेत में इंस्टॉल करने आते हैं तो मेरा बागवान भाइयों से अनुरोध है कि आप एक बार उनसे ज़रूर समझ लें कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं और उनका कैसे समाधान किया जाए, कैसे उसकी मेंटेनेंस की जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम बीच में आती हैं। जैसे अभी घास कटाई का सीज़न आने वाला है, तो जब हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें घास काटती हैं तो वो दराटी से कई बार पाइपें भी कट जाती हैं जो लेटरल एंड होते हैं, तो उसमें ज्वाइनर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ज्वाइनर्स अपने पास सरप्लस रखें। कई बार जंगली जानवर आते हैं, गीदड़ वगैरह, वो पाइपों को काट लेते हैं। अच्छा। तो उनको भी ज्वाइन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लीनिंग करना। फिल्टर हर 1 या 2 इरिगेशन के बाद साफ़ कर लें जी। और हो सकता है आपको हर इरिगेशन के बाद फ़िल्टर साफ़ करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि फ़िल्टर जो है पूरे ड्रिप सिस्टम का एक हार्ट है जी। अगर वो ख़राब हो गया, अगर आपका वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है या आपने गंदा पानी आगे भेज दिया तो वो ड्रिप सिस्टम के क्लॉगिंग होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और बीच बीच में आपको फ्लशिंग की आवश्यकता भी पड़ जाती है जी। तो सर आपने फ्लशिंग की बात की, तो ये फ्लशिंग क्या है और किस तरह से किसानों को फ्लशिंग करनी चाहिए ताकि उनका जो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो सही रहे? देखिए स्मृति, इसमें क्या होता है कि जब बहुत समय तक, जैसे अभी बरसातें काफ़ी लंबे टाइम तक चली हैं जी। तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी ने ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया होगा, तो ड्रिप पाइपों के अंदर जो पानी जम जाता है या कई बार गाद आती है, वो जो आपके ड्रिपर होते हैं उनको क्लॉग कर देती है। या कुछ क्षेत्रों में जिसमें कैल्शियम की मात्रा पानी में अधिक हो, वो भी डिपॉजिट कर देती है ड्रिपर के आगे। कई किसान भाइयों ने देखा होगा कि ड्रिपर्स पे सफ़ेद रंग के क्लॉगिंग जमा हो जाती है, तो उसके लिए एक तो सबसे पहले नॉर्मल पानी की फ्लशिंग करें, सिंपल पानी की, और अगर आवश्यकता हो तो नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं फ्लशिंग के लिए। उससे जो कैल्शियम डिपॉजिट होते हैं वो निकल जाते हैं। नाइट्रिक एसिड की मात्रा अगर आप रेगुलर फ्लशिंग कर रहे हैं तो आप 4.5 से 5.5 pH पे फ्लशिंग कर सकते हैं। अच्छा। अगर आपने थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी है तो 3 pH तक कर सकते हैं। तो अमूमन जो नाइट्रिक एसिड मार्केट में 60% नाइट्रिक एसिड आता है जी। वो अगर उसका pH हमने 3 तक पहुंचाना हो तो 280 मिलीलीटर प्रति 1000 लीटर के हिसाब से पानी के, ये निर्भर करता है कि पानी का pH कितना है। अच्छा। अगर पानी का pH आपका न्यूट्रल है तो 280 ml प्रति 1000 लीटर में एसिड को पानी में डालना है। अच्छा। ये ध्यान रखना आपने, और बड़ी सावधानी से। जो पानी हम खेतों में डाल रहे हैं उसी टैंक की बात कर रहे हैं जी, उसी टैंक में, जिस टैंक से आपने वेंचुरी लगाई है, 1000 लीटर की टैंक में आपने 280 मिलीलीटर नाइट्रिक एसिड डालना है और उसको आपने ड्रिप लाइन में छोड़ देना है। और ड्रिप लाइन में जब तक आपको स्मेल आ जाएगी एसिड की, जब आपका लास्ट एमीटर होगा, जब वहाँ एसिड पहुँच जाएगा तब आपने उसको रोक देना है और लगभग से आधा घंटा उसके अंदर ही रखना है सॉल्यूशन को, और आधे घंटे के बाद उसकी फिर फ्लशिंग कर देनी है। उससे आपकी पूरी ड्रिप लाइन साफ़ हो जाएगी जी। तो सर अगर हम लाइफ स्पैन की इसकी बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की, तो इसकी लाइफ स्पैन कितनी है? क्योंकि मेंटेनेंस, और वो तो आपने बताया कि कोई एक्सीडेंट हो जाए खेतों में, जानवर ने अगर काट लिया है, उसके अलावा अगर हम नॉर्मली लाइफ स्पैन की बात करें तो कितना इसका लाइफ स्पैन रहता है? अगर हम ड्रिप इरिगेशन को अच्छे तरीके से मेंटेन रखते हैं, प्रॉपर्ली उसका ध्यान रखते हैं, तो अमूमन इसका 5 से 10 साल तक लाइफ रहती है। ठीक है, तो काफ़ी लंबा समय हम कह सकते हैं कि 5 से 10 साल काफ़ी लंबे समय तक इसका लाइफ स्पैन रहता है। तो सर खेतों में इसे कब इंस्टॉल करना चाहिए? क्योंकि अलग अलग सीज़न होता है जो भी हम फसल उगाते हैं, बागवानी फसल, तो कब इसको इंस्टॉल करना सबसे सही रहता है? इसके लिए या तो आप जैसे प्लांटेशन करते हैं, मैं बागवानी संबंधित बात करूं, या तो प्लांटेशन से आप पहले मेन लाइंस बिछा दें, सब मेन बिछा दें, लेटरल को आप फोल्ड करके रख सकते हैं जी प्लांटेशन से पहले, या फिर प्लांटेशन के तुरंत बाद। ये बहुत ज़रूरी है। कई बार बागवान भाई क्या गलती करते हैं कि पहले प्लांटेशन कर देते हैं, उसके बाद फिर ड्रिप इरिगेशन लगाने की सोचते हैं। तो मेरा बागवान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि समय रहते ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अपने खेतों में इंस्टॉल कर दें ताकि इसका आपको भरपूर फ़ायदा मिल सके जी। तो सर कोई भी सिस्टम आता है, सबके कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, तो फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के थोड़े ड्रॉबैक्स या फिर जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इसके थोड़े से जो नुकसान है या फिर नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? नेगेटिव पॉइंट्स तो एक तो इसकी लागत
इनिशियल कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। जी। और दूसरा मेंटेनेंस इसकी बहुत ज़रूरी है, समय समय पे इसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना। जी। तो ये इसके दो मेजर जो हैं ड्रॉबैक्स हैं। जी, लेकिन उसमें भी जैसे आपने बताया कि 55% उनको सब्सिडी मिल जी। जाती है और अगर रेगुलर मेंटेन किया जाए तो 5 से 10 साल इसकी लाइफ स्पैन रहता है। जी। जी, तो सर इसके जो हम अगर मेजर कंपोनेंट्स हैं, मुख्य प्रमुख घटकों की बात करें तो वो क्या क्या हैं? इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो सोर्स, कि आपका सोर्स ऑफ वाटर क्या है। जी। आपका कुएं से पानी आ रहा है, बोरवेल से आ रहा है, नाले से आ रहा है या टैंक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वाटर की क्वालिटी। और दूसरा इसमें रहता है फ़िल्टर, कि आप फ़िल्टर की सिलेक्शन करना, कि आपने कौन सा फ़िल्टर सेलेक्ट करना है, वो निर्भर करता है कि पानी की क्वालिटी कैसी है। आपका पानी ज़्यादा रेतीला है, उसके लिए आप सैंड फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। आपके पानी में ज़्यादा शैवाल वगैरह तो नहीं है, मिट्टी तो नहीं है, तो उसके लिए उसी प्रकार के हम फ़िल्टर की सिलेक्शन करते हैं। फ़िल्टर हो गया। दूसरा प्रेशर गेज हो गया। प्रेशर गेजेस अलग अलग टाइप से लगती हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसान भाई इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। अगर जब भी आपका ड्रिप सिस्टम इंस्टॉल हो रहा हो तो आप कंपनी वाले से ज़रूर रिक्वेस्ट करें कि कम से कम 2 प्रेशर गेज आप ज़रूर लगाएं, वेंचुरी के एक आगे, एक वेंचुरी के पीछे। उसमें हमें प्रेशर डिफरेंस देखने को मिलता है और फर्टिगेशन करने में हमें आसानी होती है। और थर्ड कंपोनेंट इसका वेंचुरी है, जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया कि हम फर्टिगेशन देते हैं, वेंचुरी या फर्टिगेशन टैंक, दोनों में से कुछ भी। और आप इसमें सब मेन लाइन और मेन लाइन, लेटरल 16 mm के जो होते हैं या 20 mm के लेटरल आते हैं, और एमिटर्स। तो ये इसके कुछ मुख्य कंपोनेंट्स हैं, जो बेसिक कंपोनेंट्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ। जी, तो सर अगर जैसे किसानों को इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई प्रश्न हो किसानों के मन में जो अभी हम कवर नहीं कर पाए हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं कर पाए, कोई प्रश्न हो तो वो कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से ये जानकारी ले सकते हैं किसान? जी, अगर किसान भाइयों को इसके संदर्भ में कोई भी प्रश्न पूछना हो तो वो अपने नज़दीकी उद्यान विकास अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे जो पोर्टल है ई उद्यान पोर्टल www.eudyan.com, उस पे जाकर भी जो हमारे अधिकारियों के कॉन्टैक्ट नंबर या वहाँ आपको अधिक जानकारी मिल जाती है। जी, तो किसान इस पोर्टल पे जाके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी टपक सिंचाई प्रणाली के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को दी और यहाँ आने के लिए अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने टपक सिंचाई प्रणाली के बारे में जाना कि किस तरह से वो किसानों के लिए लाभकारी है, उनके समय की बचत होती है, उनके श्रम की बचत होती है, उनको जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी होती है और जो गुणवत्ता वाले फसल है उनको प्राप्त हो सकती है। तो हमें यकीन है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपके दूरदर्शन हिमाचल के अपने पसंदीदा कार्यक्रमों को देखने के लिए और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।